नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हैं बेटा? आप सब अभी छठवीं कक्षा से सातवीं कक्षा में आए हैं, है ना? और सबने छठवीं कक्षा में बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, तभी तो आप सातवीं कक्षा में बैठे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा आपने, और अभी आप जो है एक बड़े से क्लास में बैठे हो। ओके। तो आज जो है हम अपने विद्या शक्ति के क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। और मैं आपकी साइंस की अध्यापिका विजना मैम हूँ। और आपको इससे रिलेटेड जो भी हम पढ़ाते हैं, कोई भी आपको प्रश्न आपके मन में आता है या कोई भी डाउट्स आते हैं, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है पादपों में पोषण। क्या है? पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके बेटा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा सा एक सुविचार है। उस सुविचार से हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को, है ना? क्योंकि हर चीज को हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज को हम शुरुआत करते हैं, तो हमारे मन में क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमारे मन में क्या होना चाहिए? हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसके प्रति क्या होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए, है ना? आत्मविश्वास होना चाहिए। तो देखिए बेटा, ये देखो यहाँ पर एक कोटिंग दी गई है। यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक, ब्रेवर देन यू बिलीव, एंड स्मार्टर देन यू नो। क्या अर्थ है इसका, कोटिंग का? यानी कि तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा मजबूत हो। बेटा, आपके शरीर में बहुत ज्यादा मजबूती है, आपके मन में बहुत ज्यादा मजबूती है ना? तन और मन जो है सबसे पहले मजबूत होना चाहिए हमारा। और जितना विश्वास करते हो उससे ज्यादा बहादुर हो। यानी कि आप बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा बहादुर है। आप सोचते हैं कि मैं बहादुर हूं, मुझ में बहुत ज्यादा साहस है ना, शक्ति है। लेकिन आप जितना सोचते हो ना बेटा, उससे भी कई गुना आप बहादुर हो, शक्तिमान हो। और जितना जानते हो उससे कहीं अधिक समझदार हो आप लोग, है ना? आप सोचते हो कि हाँ, हमें थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, इतना कुछ हमने पढ़ा है। नहीं बेटा, उससे भी कई ज्यादा समझदार हो। लेकिन आपने क्या करना होता है? अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी मजबूती को आपने पहचानना है, अपनी बहादुरी को पहचानना है। और उन सब को मेहनत करके आपके अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं, आपकी अंदर की जितनी भी ऊर्जा है, आपने क्या करना है? उसको बाहर लेकर आना है। जब आप उन चीजों को बाहर लेकर आओगे, इन सभी गुणों को जब आप बाहर लेकर आओगे, तो क्या होगा? एक दिन आप बहुत ही अच्छे, बड़े और महान इंसान बनोगे, है ना? तो हमारे जितने भी महान लोग हैं, हमने जितने भी पढ़ा है महान लोगों के बारे में, वे सभी क्या है? कैसे सोचते थे वे लोग? हाँ, कि वे बहुत मजबूत है, उनका विश्वास जो है बहुत दृढ़ हुआ करता था, और वे बहादुर है, और वे बहुत ही ज्यादा समझदार है ना? तो इसी एक चिंतन के साथ आज हम अपनी क्लास को क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो पढ़ेंगे हम पादपों में पोषण या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बेटा, आप मुझे बताइए कि पोषण क्या होता है या न्यूट्रिशन क्या होता है? तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले आप सभी आज नाश्ता करके बैठे हैं क्लास में? सभी ने ब्रेकफास्ट किया है? अच्छा। क्या क्या खाकर आए हैं आप लोग, बताइए? हाँ, कई लोगों ने रोटी खाई है, सब्जी खाई है। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट को कभी भी आपने क्या करना है? स्किप नहीं करना है। अच्छे से आपने नाश्ता करना है, तभी आपका जो बुद्धि है वो काम करेगा। पूरे दिन की ऊर्जा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? हाँ, हम जो सुबह भोजन करते हैं उससे प्राप्त होती है ना? तो हम जो सजीव है, यानी कि जो हम भूमि में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम सबको किसकी आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल सही कहा आपने, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते। एक दो दिन या 3-4 दिन हम लोग बिना भोजन के जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते। हमारा शरीर जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा, फिर बीमारियां हो जाएगी, और हम जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, आपने आज इडली खाई है।
देखो सोनी मैम ने आज इडली खाई है, तो वे बहुत ही फ्रेश होकर बैठी हैं अब हमारे क्लास में, है ना। चलिए, अब बेटा, अब पोषण क्या है या न्यूट्रिशन क्या है? तो पोषक पदार्थ सजीवों की, यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो शारीरिक संरचना है, हमारी शरीर की एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, है ना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों की। हमें पता है जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारे कई भागों में जो है बहुत क्षति पहुंचती है, तो उन सब के रख रखाव के लिए, ऊर्जा के लिए, है ना, हर कार्य को करने की ऊर्जा के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, है ना। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग उसको? क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। भोजन को ग्रहण करना, है ना, क्या करना? भोजन को ग्रहण करना, ओके, यानी कि फूड को इनटेक करना, और क्या करना? हाँ, शरीर द्वारा, शरीर द्वारा क्या करना? शरीर द्वारा क्या करना बेटा? उसको ग्रहण करना, उसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो बेटा आपने 6 स्टैंडर्ड में, आपकी जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, है ना, पोषक तत्वों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। हमारे भोजन में कई घटक होते हैं जिसे हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? आपने पढ़ा है कौन कौन से घटक होते हैं हमारे फूड में? बताइए बेटा आप। हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, आपने जरूर पढ़ा होगा 6 स्टैंडर्ड में। यस, बताइए। बिल्कुल सही, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का एक घटक है, जो हम हमारे चावल में और हमारी जो अनाज होते हैं उन सब में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और जो है कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। अगला देखिए, प्रोटीन। हाँ, तो प्रोटीन जैसे कि जो आप दालें खाते हो, अंडा खाते हो, जो लोग मांस मछली खाते हैं वो मांस मछलियों में, इन सब में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या है? आप जैसे बच्चे अभी जो है क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा आपको आपके शरीर में क्या होना चाहिए? प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन की मात्रा होने से ही आपका शरीर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अभी आपके बढ़ने की उम्र है कि नहीं? सभी की बढ़ने की उम्र है अभी। तो आप अच्छे से प्रोटीन खाएंगे, आपके भोजन में इसको इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगा? आपके शरीर की वृद्धि होगी। और यहाँ देखिए, फैट्स तथा, या फिर हम इसको कहते हैं वसा, है ना। फैट्स जो है हमें चीज, बटर, जो नट्स हम लोग खाते हैं, जो हम लोग तेल का उपयोग करते हैं, इन सब में क्या होता है? फैट्स होता है, यानी कि वसा होती है। और ये भी हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक हमारे भोजन का एक घटक है। इसको खाने से क्या होगा? इसको खाने से भी हमें हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, ओके। अगला घटक देखिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना। विटामिन और मिनरल्स जो हम बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है? ये सभी फल सब्जियां, इन सब में जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। और ये हमारे शरीर की क्या बढ़ाती है? इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है ना। जो हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति है हमारे शरीर की, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, वाटर, पानी या जल। तो जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को करने के लिए, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, जैसे कि डाइजेशन हुआ, इंजेशन हुआ, या फिर जो भी हमारे बॉडी में जो प्रोसेस चलते हैं ना बेटा, एक्सक्रीशन हुआ, इन सब में जो है पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें भी वाटर है कि नहीं? तो हमारा खून हमारे शरीर में बहता रहता है, उसमें भी वाटर कंटेंट है। तो पानी जो है हमारे बॉडी के लिए
बहुत बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जो है दिन में कम से कम 3 या 4 ग्लास पानी को जरूर पिया पिया कीजिए, ठीक है। मिनिमम बोला है मैंने, उससे मैक्सिमम आप कितना भी पी सकते हैं। ओके, अगला देखिए, रफेजेस। तो रफेजेस या फाइबर कहते हैं हम इसको, जो हमारे हरी सब्जियों में और जो हमारे दालें होते हैं या फिर जो हम लोग बाकी जो फ्रूट्स होते हैं, इन सभी में जो है रफेजेस होती है या फाइबर्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये फाइबर्स खाने का फायदा क्या है? आपका जो डाइजेशन होता है ना, वो प्रॉपर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे भोजन में रफेजस को भी क्या करना चाहिए, या फाइबर जो कंटेंट वाले जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, इन सभी को इंक्लूड हमें करना चाहिए। तो ये तो थे हमारे भोजन के घटक, या जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, भूलेंगे नहीं आप। ओके, चलिए बेटा, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जो हमारे, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, है ना, उनके न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, पोषण पोषण किसमें, पादपों में या पौधों में। तो हमारे पास आज एक पौधा है, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एक पौधा है, देख रहे हो आप लोग, सुंदर सा पौधा है। और ये भी आज हमारी क्लास को देखने के लिए, हाँ, बैठा है, ठीक है। तो हो सकता है इसको अपने पोषण के बारे में ना पता हो, तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये भी हमारे साथ है। हाँ, आप सबके घर में पौधे हैं बेटा, गार्डन है आपके घर में, आप सभी पौधों को ऑब्जर्व करते हो, उनको पसंद करते हो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो पौधे या फूल पसंद नहीं करते, क्योंकि पौधों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है ना। तो जो है, हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो उससे पहले बेटा, पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वपोषण और परपोषण। क्या है? स्वपोषण और परपोषण। अब ये स्वपोषण और परपोषण क्या होता है? तो पोषण को हम क्या करते हैं, 2 विधियां होती है पोषण की। एक तो होता है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण, परपोषण, ये न्यूट्रिशन के या पोषण की 2 विधियां हैं। ओके, जिसे हम अंग्रेजी में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषण को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, स्वपोषण को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो जीव स्वपोषण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? स्वपोषी। स्वपोषी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्वपोषियों को? स्वपोषियों को हम ओटोट्रॉफ्स बुलाते हैं, ओटोट्रॉफ्स। ओके, ओटोट्रॉफ्स। और जो परपोषण करने वाले जीवी हैं उनको हम परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? परपोषी कहते हैं, अंग्रेजी में हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना? स्वपोषण या परपोषण, स्वपोषी, परपोषी, इनमें क्या डिफरेंस है मैम, ऐसे पूछा है बच्चे ने। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 प्रकार के न्यूट्रिशन है। और एक पहला है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है हेट्रोट्रॉफ्स। आपको अब भी समझाते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पे देखिए, पहला तो स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो ये ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी क्या ऐसे जीव होते हैं? स्वपोषी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि कौन से जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने शरीर में ही उनके भोजन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो है प्लांट्स अथवा पादप अथवा पौधे, है ना। तो स्वपोषी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। चलिए, अगला देखते हैं, परपोषी कैसे जीव होते हैं, देखते हैं। तो स्वपोषी हो गया हमारा, अगला है परपोषी। परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स। तो ये कैसे जीव होते हैं? परपोषी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि मनुष्य
और बाकी जितने भी जानवर हैं, प्लांट्स को छोड़ के जितने भी जीव हैं, वे सभी क्या करते हैं बेटा, अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आप पूछोगे मैम, हम तो अपने घर में अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। बेटा आप बनाते हो, लेकिन कैसे, कहाँ से प्राप्त करते हो उन भोज्य पदार्थों को? अपने अपने शरीर में तो नहीं बनाते आप, है ना। लेकिन प्लांट्स जो है वे अपने शरीर में ही भोजन का निर्माण करते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो उनमें ऐसे कुछ खास बातें होती है जिसके कारण प्लांट्स जो है अपने बॉडी में, अपने शरीर में ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। हम तो किचन में जो चीजें होती है, हमें प्राप्त होती है, पौधों से जो प्राप्त होती है, जानवरों से जो प्राप्त होती है, उन्हीं चीजों को क्या करते हैं, प्रोसेस करके बना देते हैं, है ना। तो आपने देखा इन दोनों स्वपोषण और परपोषण या स्वपोषी और परपोषी जीवों में क्या अंतर है, देख लिया सभी ने। ओके। अब आप भूलेंगे नहीं, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, या परपोषी और जो है हमारे स्वपोषी में क्या अंतर है। तो आप नोट करके रखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, अब हमने बात की पोषण की, पौधों, हमने कहा कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें वो किस क्रिया के द्वारा, कौन से प्रोसेस द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं हम उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस, है ना, या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, फोटो यानी कि प्रकाश है ना। सिंथेसिस यानी निर्माण करना होता है, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, है ना, यानी कि निर्माण करना। तो प्रकाश के प्रेजेंस में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण, है ना। किस चीज का संश्लेषण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बेटा आप मुझे बता सकते हो कि जो पौधे हैं, जो स्वपोषी हैं या जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की ये जो प्रोसेस है, इसको कैसे करते हैं, उसको करने के लिए उनको किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बता सकते हैं आप लोग मुझे? तो बताइए आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे। देखते हैं हम लोग, है ना, आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है, देखते हैं बेटा। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हो एक पौधा है, प्यारा सा पौधा है ना। यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। जो सूर्य है हमारे भूमि को क्या करता है, हमारे भूमि को अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा देता है ना। तो इस ऊर्जा से ही क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो देखते हैं उनको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम लाइट एनर्जी ले लेते हैं, है ना, यानी कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है पौधों को। फिर अगला बताइए बेटा आप लोग। हाँ, किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, वायु, यानी कि वातावरण में से वे कार्बन डाइऑक्साइड की को खींचते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, और क्या लेते हैं, क्या जरूरत होती है उन्हें, पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें पानी की आवश्यकता होती है, पौधों को भी पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ना। तो क्या देखा हमने, सौर ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, ठीक है। और क्या कैसे चलता है ये प्रोसेस, जो पानी है वो रूट्स के, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, वे भूमि के अंदर से पानी को खींच निकालते हैं और अपने क्या करते हैं, अपने शरीर में क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। ओके। वेसल्स होते हैं यहाँ पर पौधों में, और इन वेसल्स को जाइलम वेसल्स बोलते हैं बेटा, वो आगे हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे और डिटेल में। तो वो क्या करते हैं,
पानी को पौधों के हर तरफ पहुंचाते हैं। ओके। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ से वो अंदर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, बताइए आप लोग। क्या वो जड़ों से करते हैं? नहीं। फूलों से? नहीं। तो फिर कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर लेते हैं बेटा, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं ना बच्चे, उन लीव्स में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया। अब इसके फलस्वरूप जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं, है ना, क्या करते हैं वे? भोजन का निर्माण करते हैं। किस रूप में भोजन का निर्माण करते हैं बच्चा, बताइए? किस रूप में करते हैं? स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। और वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस को जो है कहाँ पर, हमारे अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। और उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन गैस जो है हम जानते हैं हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो सभी जीव जंतु जो है रेस्पिरेशन, है ना, आपने पढ़ा है ना रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन? हाँ, श्वसन में प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का प्रयोग जो है हम अपने श्वसन प्रक्रिया के लिए लेते हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है या पौधों से प्राप्त होता है। तो देखा आपने, ये है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जिसमें कि पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सभी के जो घटक है, इन सब से भोजन का निर्माण स्टार्च के रूप में या ग्लूकोज के रूप में करते हैं। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है बच्चे सभी को ये? सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया बेटा? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम बात कर रहे थे जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वो कौन से भाग में से ऐसे छोड़ते हैं बेटा? कौन सा उनका भाग है जिसमें से वे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं? जी हाँ, जैसे कि आपने बताया मुझे कि जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, है ना, जो पौधों के लीव्स होते हैं उनमें टाइनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र होते हैं। इन रंध्रों की सहायता से, इन रंध्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? स्टोमेटा। ओके, इसको ध्यान रखिए, इस टर्म को। स्टोमेटा, रंध्र, पर्ण रंध्र, ठीक है। तो इन रंध्रों की सहायता से जो लीव्स हैं वे क्या करते हैं? वे गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, है ना। जो हवा, जो गैस होती है उसका आदान प्रदान करते हैं। तो ये रंध्र कैसे दिखते हैं बेटा? आप देखना चाहोगे कि एक लीफ में, हमने तो कभी देखा नहीं है सोचेंगे आप लोग, तो हम लोग जरा देख कर आए कि ये रंध्र कैसे होते हैं और लीव्स में कहाँ देख सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक है बेटा। तो आप अपनी खुली आंखों से रंध्रों को नहीं देख सकते, स्टोमेटा को नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो आज आपको स्टोमेटा दिखा देते हैं। चलिए बेटा, तो स्टोमेटा को देखने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? एक लीफ की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत सारे लीव्स हैं हमारे पास। लीफ ऑफ मैंगो, लीफ ऑफ पेटूनिया, लीफ ऑफ बगेनविला। तो ये सभी लीव्स हमारे पास है। ठीक है, तो हम आम का ही लीफ ले लेते हैं, यानी कि आम का पत्ता ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक आम का पत्ता देखा आपने। ओके, यहाँ पर ये फॉरसेप्स है और ये एक स्लाइड रखा हुआ है, ये कवर स्लिप है। और यहाँ पर एक बॉटल में क्या रखा हुआ है? वाटर रखा है। और ये रहा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हम बहुत ही माइन्यूट चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और जो सेल्स है, इन सभी को हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं?
देख सकते हैं। तो देखें हम लोग स्टोमेटा कैसा होता है। चलिए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पत्ते को तोड़ देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्सेप्स लेंगे और धीरे से उस एक टुकड़े को हम क्या करेंगे, सीधे लेकर आएंगे हम स्लाइड के ऊपर। रख दिया स्लाइड के ऊपर। अब बेटा हम क्या करेंगे, थोड़े से वाटर ड्रॉप्स उसके ऊपर डालेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हमने वाटर ड्रॉप्स क्यों डाले इसके ऊपर। हमने इसलिए डाले ताकि उसके सेल्स जो है वो क्या, कैसे रहे, उसमें जो है वो सूखे ना, क्योंकि सूखने पर हम हमें ठीक प्रकार से वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। और स्लाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, कवर स्लिप को लगा देंगे ताकि वो जो हम लोग जो भी स्लाइड में जो हमने रखा है उसको हम क्लियरली हमें जो है विजिबल हो जाए जब हम लोग माइक्रोस्कोप में रखेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, आपने अपने स्कूल्स में लैब्स में क्या किया होगा, स्लाइड्स को बनाकर इस तरह से रखा है आपने। तो ये माइक्रोस्कोप का जो है स्टेज है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइड को हम अच्छे से प्लेस करेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे कि ये हमें कैसे दिखाई दे रहा है। तो बेटा जब भी हम माइक्रोस्कोप में कोई स्लाइड लगाते हैं तो पहले तो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, उसके जो लेंसेस होते हैं उनके पावर्स को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और हम एडजस्ट करेंगे तभी क्या दिखेगा हमें, अच्छे से क्लियरली जो है चीजें जो है हमें विजिबल होंगी। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी ये हमें विजिबल नहीं हो रहा, अभी देखो धीरे 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 हमने क्या कर दिया, हमने इसके लेंसेस को क्या किया, हमने इसको एडजस्ट किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लीव्स है उसके अंदर क्या है, स्टोमा, उनके जो सरफेसेस होते हैं उनमें ये स्टोमेटास यानी कि जो टाइनी पोर्स हैं ये दिखाई पड़ रहे हैं आपको, है ना। आप देखो बच्चे, आपको क्लियर हो गया ये बात कि लीव्स में क्या ऐसी पेक्यूलैरिटी है जिसके कारण ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। देखो ये जो टाइनी पोर्स है यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, ये सब इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और इसके दोनों तरफ सेल्स हैं, ये सब देखो, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। अब ये गार्ड सेल्स ओपन होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जब गार्ड सेल्स जो है क्लोज होता है स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ओके बच्चे, तो इसके कारण ही क्या होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा। अब बेटा आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोमेटा एंड लेबल द पार्ट्स, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या है, आप जो है आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, उसको लेबल भी करेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं सभी बच्चे। चलिए हम बनाते हैं स्टोमेटा या रंध्र, स्टोमेटा या रंध्र। ओके, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम, ये रहे, सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, इसको हम गार्ड सेल्स बनाएंगे। हाँ, यानी कि द्वार कोशिकाएं, ऐसे, फिर इस तरफ से भी, ऐसे बनाया आपने। और यहाँ पर जो बाकी जो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो भी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये सब जो है पौधों के सेल्स हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्या करेंगे हम, यहाँ पर लेबल करेंगे।
यहाँ पे हम लिखेंगे द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। ओके। और ये है रंध्री। रंध्री द्वार। ठीक है। रंध्री द्वार। ओके। तो इस तरह से यानी कि रंध्री द्वार जो है स्टोमेटल ओपनिंग्स है, और ये द्वार कोशिकाएं यानी कि गार्ड सेल्स है। ओके बेटा। तो इस तरह से सभी बच्चे अपने नोटबुक में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अगली क्लास में हम इसके और भी थोड़े से फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आज का क्लास सभी बच्चों को समझ में आया है। आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और ये भी बताइएगा मुझे कि आज का क्लास आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है। तो अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। अभी अगला जो है आपका अंग्रेजी का क्लास होगा, उसके मजे लीजिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।